नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख पा रहे हैं, आप किसी परिचय के, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी परिचय की आवश्यकता है। आप हैं गौरव प्रधान जी, राष्ट्र प्रथम की भावना से सक्रिय एक ऐसा व्यक्तित्व जो पेशे से तो डिजिटल और इंटेलिजेंस और तमाम चीजों से हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जो राष्ट्र की भावना से, राष्ट्र प्रथम की भावना से हो रही हो, सोची समझी जा रही हो, कही जा रही हो और वहां गौरव प्रधान जी की सशक्त उपस्थिति ना रही हो। आज इससे पहले कि हम स्वागत करें गौरव प्रधान जी का, आइए पहले स्वागत कर लेते हैं। गौरव जी नमस्कार। प्रणाम अविनेश भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल। प्रारब्ध के इस मंच पर आपका एक बार और स्वागत है। आपके मैंने जैसा कि अपने दर्शकों को अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं जो नई हो, देश हित में हो और राष्ट्र की प्रगति के लिए हो, वहां आप उस विषय, उस पर्टिकुलर घटना पर आपकी बारीक नजर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ नहीं है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं कि देश में भविष्य की ऊर्जा क्या है या देश में ऊर्जा का भविष्य क्या है, इसको कैसे देखते हैं आप? ऊर्जा का, देश का भविष्य ऊर्जा का अगर देखें तो बिना ऊर्जा के तो कोई भी आज के समय में तो संभव नहीं है। तो आपको ऊर्जा तो चाहिए, चाहे वो ऊर्जा आपको अपने काम पे जाने के लिए हो या घर में हो। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक चीज नहीं, बिना उसके डिपेंडेंसी नहीं है ना। दूसरी चीज, ऊर्जा का भविष्य क्या है? ऊर्जा का भविष्य बदल रहा है, समय के हिसाब से ऊर्जा का भविष्य बदल रहा है। आने वाले वक्त में हम नई टेक्नोलॉजी, ऊर्जा की जो नए साधन हैं उनका उनका उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शुरुआती वक्त है, क्योंकि पिछले 100 साल, 150 साल हमने फॉसिल फ्यूल को यूज़ करा है। फॉसिल फ्यूल फाइनाइट है। मिडिल ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अगले 20 साल का तेल बचा है। लेकिन भारत के भविष्य के लिए, अगर मैं केवल भारत की बात करूं, तो भारत के भविष्य के लिए अगले 100 साल का फॉसिल फ्यूल हमने क्या कहना चाहिए, प्रबंध कर लिया है, जो कि आर्टिक सर्किल का है। आर्टिक सर्किल में है। खास तौर से जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है वो आर्टिक को लेके ही है, और भारत ने पहली बार वहाँ एक्सप्लोरेशन करा है रशियंस के साथ, और तेल को वहाँ से पहली खेप तेल की, आर्टिक के तेल की भारत में पहुँची है। तो ये तो हो गया तेल का, लेकिन तेल एक फाइनाइट है, तेल के एक नेगेटिविटी भी है। सो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो आपका विंड हो या बैटरी हो या हाइड्रोजन हो, उस पे कार्य चल रहा है कि कौन सा उपयुक्त ईंधन होगा आने वाले समय के लिए। जी, भारत में जो अक्षय ऊर्जा है यानी नवीन ऊर्जा है, उसकी बात 90 के दशक से होनी शुरू हुई है। आप 90 के दशक से लेके अब तक जो नवीन अक्षय ऊर्जा जिसको कहते हैं, जिसमें कि आपका बायो ऊर्जा शामिल है, जिसमें आपको विंड एनर्जी शामिल है, जिसमें आपको हाइड्रो पावर शामिल है, तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर का या उस जो सब्स्टिट्यूट पावर सोर्स है या फ्यूल है, उसकी उपलब्धता का क्या स्तर है अभी भारत पे? देखिए, क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल है, जिसको हम पेट्रोल, डीज़ल इत्यादि जो मानते हैं, जी। उसमें गैस भी आती है। तो वो उसका इस्तेमाल ऐसा है कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं है और आप मास को उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डीज़ल जनरेटर सेट है, जो डीज़ल पे चल रहा है, या डीज़ल पावर्ड जनरेशन है, कोल पावर जनरेशन है, वो आपकी मास को हैंडल करता है, ठीक है ना? तो आप कई मेगावाट बिजली पैदा करते हैं एक प्लांट से, और वो कई शहर को ऊर्जावान कर देता है। जो आने वाले वक़्त में है, उसमें ऊर्जा का डिसेंट्रलाइज़ेशन होगा, यानी साइलोज़ होंगे ऊर्जा के, कोई एक पावर जनरेशन नहीं होगी।
जिसका उदाहरण जिस पे मैंने खुद काम किया था 2010 9-10 में साउथ अफ्रीका में, जहाँ हमने सोलर पैनल घरों में लगाए थे और जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती थी जब हम यूज़ नहीं करते थे, तो वो ग्रिड में पंप होती थी। लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब सोलर पावर को आप ग्रिड में पंप करते हैं, तो आपका उसमें बहुत सारा ट्रांसमिशन लॉस होता है। जी। तो आपका क्या है, मान लीजिए आपने 100 पैनल लगाए, 100 पैनल में आपकी इफ़ेक्टिव पावर केवल 10 या 20 पैनल की है, यानी एक मात्र 30% का जो फ़ायदा है, वो मिलता है, बाकी सब ट्रांसमिशन लॉस सॉरी। जी। ट्रांसमिशन लॉस में चला जाता है। तो आने वाले वक़्त में ऐसी ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल होगा जहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस में ज़्यादा ना जाए, स्पेस कम ले, लैंडफ़िल कम ले, सेफ भी रहे और सस्ती भी रहे। तो जैसे आज आप देखें, आपने भी शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी हुई है, जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा था शायद। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक स्टॉप गैप है। जैसा कि मैं कई सालों से लिख रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें आपने पॉल्यूशन को किसी दूसरे माध्यम में एक्सपोर्ट कर दिया है और वो हम्म। एक्सपोर्ट जो है आपका आज के टाइम में नहीं है, बल्कि चार चार 40 से लेके 400 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि आपका डीज़ल और पेट्रोल जलाने पे जो पॉल्यूशन होता है, आपने कोविड के टाइम में देखा कि अगर आप 2 दिन का 5 दिन का लॉकडाउन करते हैं, तो वातावरण पूरा साफ हो जाता है। लेकिन जब आप बैटरी इस्तेमाल करते हैं और बैटरी का कोई प्रॉपर प्रोफ़ेशनल डिस्पोज़ल नहीं है, जो कि 100% संभव भी नहीं है, वो बैटरी आपका ग्राउंड को पॉल्यूट करती है और वो ग्राउंड के पॉल्यूशन को क्लीन करने का अर्थ है 30 से 40 साल का काम, वो संभव नहीं है। तो जो ग्राउंड पॉल्यूशन है वो ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि आपका अनाज जो खेतों से निकलेगा वो पॉल्यूटेड अनाज होगा, उसमें लिथियम होगा, उसमें निकल होगा, उसमें मरकरी होगा, हम्म। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके स्वास्थ्य को डायरेक्ट नुकसान देंगे। इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ़ैन नहीं हूँ और मैं ये जानता, क्योंकि आपने क्या है, आपने अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाई, आपने कहा जी मैं तो पॉल्यूशन नहीं कर रहा, लेकिन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को कहीं तो चार्ज करेंगे, तो बिल्कुल। वो जो चार्ज करेंगे वहाँ तो फॉसिल फ्यूल जल रहा है ना, वहाँ तो बिल्कुल। फॉसिल फ्यूल बिल्कुल। का इस्तेमाल हो रहा है, कोल हो, डीज़ल हो, कोई गैस हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ तो इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते आपने पॉल्यूशन छोड़ दिया। तो आने वाले वक़्त में मोस्ट फ़ीज़िबल जो ईंधन है और जिसकी प्रचुर मात्रा मतलब इस पृथ्वी पे है अनलिमिटेड, वो है हाइड्रोजन। हम्म। अब हाइड्रोजन के साथ मेन चैलेंज है हाइड्रोजन का स्टोरेज। ठीक है, इन्फ्लेमेबल है, स्टोरेज आसान नहीं है, ब्लास्ट हो सकते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, फ्यूल सेल और एडवांस होंगे, हाइड्रोजन बहुत सेफ फ्यूल आगे जाके बनेगा। दूसरी बात मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, जिस पे मेरा कई बार मेरे मित्रों से थोड़ा हाई टेम्पर डिस्कशन होता है। आपने जब एक गाड़ी खरीदी, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी, तो वो आपको जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि ये 400 किलोमीटर की या 500 किलोमीटर की फुल्ली चार्ज पे आपको 400-500 किलोमीटर जाएगी फुल चार्ज होने पे, ऐसा करके बताते हैं। कुछ भी फिगर बोलें, 300 बोलें, 400 बोलें, 500 बोलें। आप पलट के एक सवाल कीजिएगा उन लोगों से कि उसपे स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए? हम्म। तब वो आपको टेक्निकल बताएँगे कि स्पीड लिमिट 30 से 50 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए, तभी आपकी हम्म। मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। अब आप मुझे खुद बताइए, आप तो हाईवे पे बहुत ड्राइव करते हैं, क्या आप 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की स्पीड पे हाईवे पे ड्राइव कर सकते हैं, जो हाईवे आपके 120 के लिए बने हैं? संभव और नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप 120 पे बनाएँगे तो आपकी बैटरी भी जल्दी कंज़्यूम होगी, आपकी एनर्जी जल्दी खत्म होगी।
हाईवे पे गाड़ी रुक जाएगी तो उसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ईंधन में वर्कुलर ईंधन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्विक रिफिल और लॉन्गेस्ट माइलेज, हुँ, ठीक है? और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल ऑन एवरी 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। अब आप पेट्रोल जब भरते हैं अपनी गाड़ी में, फुल टैंक भरते हैं, मान लीजिए 40 लीटर का आपका टैंक है, तो 5 मिनट में आपका टैंक भर जाता है, 5-10 मिनट में, आप 5-6 मिनट में आपका हुँ, टैंक भर जाता है। आप फिर पैसे देके निकल लेते हैं। लेकिन अगर आप चार्ज करने लगेंगे तो गाड़ी को फुल चार्ज करने में 4 घंटे से 6 घंटे लगेंगे, तो आप क्या करेंगे भाई रास्ते में? हुँ। अगर मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है आपके पास, तो मेरी गाड़ी को तो बरेली में कहीं पर चार्ज करना पड़ेगा। यानी हुँ, मेरे को एक नाइट हॉल्ट चाहिए। और अगर मेरी वही डीज़ल की या पेट्रोल की गाड़ी है, तो मैं सीधा पहुँच जाऊँगा आपके पास 4-5 घंटे में। जी, जी। तो आज दूसरी बात मैं आपको अपने उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे मेरी जीप है, थार मैं चलाता हूँ और डीज़ल की गाड़ी है। मेरा जो पॉल्यूशन चेक मैं रखता हूँ, इंजन को स्वस्थ रखता हूँ, मेरा पॉल्यूशन जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म है, उसका मात्र 10% है। हुँ, यानी मुझे वो डीज़ल गाड़ी किसी भी और गाड़ी से ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी। अब ठीक है, इसमें जो माफ़िया है, जो ग्लोबल लॉबी है, ऑयल लॉबी, वो भी अपना खेल खेलती है, सोलर लॉबी भी अपना खेल खेल रही है। तो ये लॉबी का ट्रेड ज़्यादा है रादर देन एक्चुअली एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट द रियल इश्यू ऑफ पॉल्यूशन। जी। अब ऐसे में जब आप ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, चाहे वो फ्यूल के लेवल पे हो, चाहे हर तरह से, तो भारत में और भारत की जो ऊर्जा नीति है, उस उसमें इस तरह के कैसे सकारात्मक बदलाव या सकारात्मक अप्रोच आप देखते हैं कि जिससे कि ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के जो जरिए हैं, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल की आपने बात कही, आपने उसमें सोलर की बात कही, आपने उसमें हाइड्रो की बात की, तो ये इन सारी चीजों को, क्योंकि अभी भी ये यकीन जानिए कि तमाम सोलर पे तमाम सब्सिडी और तमाम चीजों के बाद, इतने प्रमोशन के बाद भी अभी ये लोकप्रिय नहीं हुए। और तो ऐसी स्थिति में इसको लोकप्रिय बनाने के लिए जो नई ऊर्जा नीति है वर्तमान भारत सरकार की, वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव है ताकि ये जन जन में एडॉप्टिव लेवल तक पहुंच जाए। देखिए, सरकार एक सीमा तक काम कर सकती है। सरकार ने आपको सब्सिडी दी है, सरकार ने टैक्स रिबेट दिया है और बहुत सारे प्रमोशनल चीज़ें दी हैं आपको सोलर अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन हम्म। लोगों को सोलर अडॉप्ट करना पड़ेगा और जो मेन बॉटलनेक है, उनको ये लगता है कि शायद सोलर हमारा वो काम ना कर सके जो आज के बोर्ड की बिजली करती है। बहुत सारी कंपनियों को पहल करनी पड़ेगी आगे आने के लिए, हम्म। जो वो अभी पहल नहीं कर रही हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि सोलर पैनल की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगा रखी है, शायद 30% या 25%। जो हम्म। चाइना से आते हैं, वो बहुत सही है, वो लगाया है, चाइना का माल रोकना है, लेकिन और जगह से सोलर पैनल हमें इम्पोर्ट करने पड़ेंगे अगर हमारा अपना प्रोडक्शन नहीं है। कल मैं फ्लाइट में आ रहा था तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे, जो एक बहुत बड़ी सोलर की कंपनी चलाते हैं। पैनल वगैरह भी बनाते हैं, सोलर प्लांट्स भी बनाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उचित नहीं है। लेकिन बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जो हमारे साथ बैठे थे। तो हमारी वही बात हो रही थी कि सोलर पैनल की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी पैनल की अवेलेबिलिटी, अगर आप विदेश में देखें तो वहाँ रिबन पैनल आ गए हैं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पैनल आ गए हैं, वहाँ इनोवेशन है। हमारे यहाँ बिज़नेस को ड्राइव करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक मानसिकता भारत में है कि हमें
जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाए अपने इन्वेस्टमेंट पे, जो हमारे बिजनेस माइंडसेट है वो बदलना ज़रूरी है। तो समय लगेगा लेकिन चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये डिस्क्रीट होगा, डिसेंट्रलाइज़्ड होगा। घर के लिए आप सोलर यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी के लिए आप हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, हम्म। स्टैंड बाई पे आप डीज़ल रख रहे हैं या पेट्रोल रख रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्स आपको लेके चलने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन पे बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि इसको स्टोर नहीं कर सकते, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएँगे, पहले केसेस हुए हैं। तो यही डिस्कशन तब हुआ था जब सीएनजी आया था, कि भई सीएनजी आएगा, कैसे स्टोर करेंगे, गाड़ी में फट जाएगा, और एक्सीडेंट्स भी हम्म। हुए थे। ऐसा नहीं है एक्सीडेंट नहीं हुए थे, जब आप चीप क्वालिटी मटेरियल लगाएँगे, तो एक्सीडेंट्स भी होंगे। तो ये डिस्कशन तब भी था, ये डिस्कशन हाइड्रोजन के बारे में अभी भी है। लेकिन जैसा कि आप अगर ऑटो एक्सपो देखें जो अभी चल रहा है शायद, उसमें मैक्सिमम गाड़ियाँ जो प्रोड्यूस करी गई हैं प्रोटोटाइप्स, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड हैं। उसमें जी। आपके बसेस हो गए, उसमें आपके ट्रक्स भी हो गए। अब लोगों की इस विचारधारा ऐसी होती है कि भाई मैं अपनी बाइक में कब लाऊँगा? मेरी बाइक में तो नहीं आए। तो देखो क्या होता है कि आप अपने लेवल पे सोच के चलते हो कि मेरी बाइक में या मेरी कार में कब आएगा। हमेशा ये चीज़ें ऊपर से नीचे आती हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो गुड्स हम्म। ट्रांसपोर्टेशन है, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, फिर आपका ट्रेन्स वगैरह में आएगा, उसके बाद आपका छोटी गाड़ियों में आएगा, लॉरी वगैरह में, फिर आपका गाड़ी तक आएगा, कार तक आएगा। जी। मैंने जैसे अविनाश भाई हमेशा एक चीज़ बोली है, जो लोकल कम्यूट है आपकी, वो हम्म। इलेक्ट्रिक आप कर सकते हैं, क्योंकि आप गाड़ी ले गए और आप गाड़ी लाके अपने घर में फिर से चार्ज कर ली। यानी मेरा कहने का अर्थ टू व्हीलर का है। लेकिन जब बिल्कुल। आपने फोर व्हीलर की बात करी, वो संभव नहीं है। अगर आप मेट्रो देख लें, दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव, मुंबई, आप चेन्नई, आप बड़े-बड़े मेट्रोज़ देख लीजिए। मुझे आप ये बताइए कि जो 21 फ्लोर के टावर हैं, जहाँ पर बीसियों सैकड़ों घर हैं, वो लोग कहाँ पार्क करेंगे अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए? बिल्कुल सही बात। पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सपेंसिव होगा कि कोई बिल्डर लगाना नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं सोचने वाली। ये ऐसा नहीं, प्लानिंग केवल फ्यूल सेल, केवल प्लानिंग हम्म। केवल फ्यूल लेवल पे नहीं होगी। फ्यूल की अवेलेबिलिटी कराना, फ्यूल का रीयूज़ कराना, पॉल्यूशन देखना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर करा जाएगा। और जहाँ तक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रेज़िड्यू हमेशा प्योर पानी होता है। मतलब आप साइलेंसर में ग्लास लेके पानी भर लीजिए और पी लीजिए, उससे साफ पानी आपको नहीं मिलेगा। हम्म। बिल्कुल। हाँ, आपने जब एक इस तरह का खाका खींचा तो उससे कुछ बात तो समझ में आई कि एक आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एक बंच ऑफ कॉम्बिनेशन रखना होगा, अपनी आदतों में सुधार करना होगा। तो बट नेचुरल है कि कई बार ये होगा कि हमारी जो लॉजिस्टिक बड़ी ट्रक्स हैं वो किसी और फ्यूल पे चल रहे हैं, जो सिटी टू सिटी हमारा ट्रांसपोर्ट है वो किसी और पर चल रहा है, जो प्राइवेट फोर व्हील व्हीकल है वो किसी और पर चल रहा है। तो एक इस तरह का मिक्स हम लोगों को रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से अभी तक जो एक आदत है कि एक स्विच ऑन किया सारा कुछ रोशन हो गया, एक बार पेट्रोल पंप पे गए या पंप स्टेशन पे गए वहां फ्यूल लिया और उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं, इन लिमिटेशन से थोड़ा आगे जाना होगा और अ, उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना होगा। जी अविनाश जी। भाई, अविनाश भाई, जैसा जैसा मैं फ्यूचर देख रहा हूँ कि आने वाले समय में जो आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं, वो अपने आप में एनर्जी मॉल होंगे। यानी बिल्कुल। आपकी गाड़ी अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भर लीजिए, डीज़ल पेट्रोल है तो डीज़ल पेट्रोल भर लीजिए, साथ में चार्जिंग स्टेशन भी होगा। अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो आप चार्ज कर लीजिए। तो आने वाले समय में ये जो आपके पेट्रोल पंप हैं, जिनको हम इंडिया में पेट्रोल पंप बोलते हैं, विदेशों में गैराज बोलते हैं, तो आने वाले समय में ये जो गैराज हैं, ये अपने आप में मॉल होंगे। बिल्कुल। ये एक समझ में आती है जहां की एक ही जगह पे
जितने भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जो अलग 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 फ्यूल एनर्जी पे बेस हैं, उनका एक जगह समाधान उपलब्ध होगा। और जब आप चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको चार्ज भी करिए, तो जब बात आती है कि लिथियम ऑलरेडी प्री चार्ज बैटरीज वहां पर रखी हैं और आप गए और आपने जो है स्क्रैच किया, उसको दूसरा लिया और चल दिए, इस टाइप की भी कोई नहीं, चीज आ सकती है? नहीं, जो आपने बैटरी बैंक की बात बोली है कि लिथियम बैटरी हाँ। या जो भी बैटरी है, बैटरी पे मैं अभी बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। जो आप हम्म। बैटरी बैंक की बात कर रहे हैं, वो हाईवे पे संभव नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। जो आप देखिए, अगर आपका स्कूटर है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, वो तो आप हाईवे पे लेके जाएँगे नहीं, ठीक है ना? जो हाँ। आपकी मोटरसाइकिल है, वो तो आप हाईवे पे लेके जाएँगे नहीं। वहाँ पर हम्म। बैटरी बैंक का काम नहीं है, क्योंकि बैटरी बैंक आप क्या होता है कि आपने अपनी गाड़ी की बैटरी निकाली, वहाँ पर डिपॉज़िट करी, वहाँ से दूसरी बैटरी ली और लेके चले गए, ठीक है? आपने हम्म। पैसे दिए और लेके चले गए। लेकिन हम्म। कार में तो बैटरी बिल्ट इन है ना, कार के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हम्म। वहाँ आप कौन-सी बैटरी निकालोगे? तो भई, कारों में अगर आप देखो तो जो बैटरी का स्पेस है, वो फ्लोर पे होता है, ठीक है? हम्म। तो क्या वहाँ गाड़ी की फ्लोर खोलोगे? और आने हम्म। वाले समय में लिथियम बैटरी भी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर आपका सोडियम बैटरी आएगी, और ठीक इसीलिए है। भारत सरकार ने सोडियम केव्स के ऑक्शन भी करा है, सोडियम केव्स भी दी हैं, ताकि सोडियम माइनिंग से वहाँ पर जो नई बैटरीज़ बनाई जाएँ, जिनका पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा। जी। लेकिन ये कहना कि ज़ीरो पॉल्यूशन है, वो गलत शब्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें उत्साह में रहना चाहिए। आपकी बातचीत से, अब तक की बातचीत से और जो कुछ भी आपने जानकारी दी, उससे ये एक सामान्य समझ मेरे जैसे व्यक्ति की ये बनती है कि आपको अपने इस्तेमाल करने की आदतों में सुधार लाना होगा। उसी के साथ आपकी इंडस्ट्री को आपके सुधार के साथ कोप अप करना पड़ेगा, और साथ ही साथ सरकार के स्तर पर जो नीतियां, चाहे वो प्रोक्योरमेंट की हो, जैसे आपने सोलर वाला बताया कि उसको जो है अच्छी सुविधाएं मिले ताकि और भी मैन्युफैक्चरर उसमें आए, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो। अच्छा, उसी के साथ पिछले दिनों पिछले कुछ एक अविनाश भाई, 2-3 महीने। एक छोटी-सी चीज़ मैं बीच में बोल दूँ। जी। जैसे सोलर का है, अगर मान लीजिए जिन लोगों के घर हैं, फ्लैट नहीं है, टावर में जो घर हैं, चाहे वो छोटे घर हों या बड़े घर हों, अगर वो हम्म। सोलर प्लांट अपने घर में लगाते हैं, अपनी घरों की छतों पे, तो जो डिपेंडेंसी आपकी ग्रिड पे है, वो बहुत कम हो जाएगी। यानी जो बिल्कुल। पावर अवेलेबिलिटी है बाकी एरिया में, वो बढ़ जाएगी और सस्ती भी हो जाएगी। तो जब हम मल्टीपल सोर्स एनर्जी के यूज़ करना शुरू करेंगे, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो एक व्यक्ति इंकर करता है, वो उसमें काफ़ी गिरावट आएगी। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात कि आदतों में बदलाव के साथ होगा क्या कि अगर हम एक जगह बिजली की खपत कम करेंगे तो वो बिजली कहीं और इस्तेमाल हो रही होगी, और इस तरीके से उसका जो विस्तार जितना ज्यादा होगा तो उसकी लागत उतनी ही कम होती जाएगी। ये तो अर्थशास्त्र का बड़ा सामान्य सा नियम है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा था तो पिछले एक आध महीने पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गौवंश पर कुछ काम करना यहाँ पर शुरू किया, जिसमें कि गायों के लिए और गौवंश के लिए तमाम जगहों पर पहले जब सरकार का पहला टर्म था वहां पे आश्रय जो गौशालाएं और इस तरह की चीजें की, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा इन प्रैक्टिकल टर्म्स, इसलिए कि जब तक कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा काम जो सेल्फ सस्टेन ना हो, सेल्फ सस्टेनेबल ना हो, यानी कि वो आत्मनिर्भर ना हो, तब तक शायद लंबे समय तक अनुदान से और बाहर के फाइनेंस से या सहायता से, यानी वजीफे पे आप बहुत ज्यादा देर तक गुजारा नहीं कर सकते। बेरोजगारी भत्ते से दे देने से किसी बेरोजगार व्यक्ति की बेरोजगारी कभी दूर नहीं हो सकती। तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार में एक इनिशिएटिव हुआ जहां पे इन्होंने ये किया कि छोटे स्तर पर अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव हो रहा है जिससे कि गौवंश से एनर्जी जनरेशन का भी कोई काम हो, तो मेरी जानकारी में एक जो आपका वो रहट टाइप की कोई चीज होती है जो मैं उसको बहुत वो नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी वो उस पर काम हो रहा है, और एक छोटा सा इनिशिएटिव, एक मॉडल डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मेरी जानकारी में है कि एक ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज
प्रोवाइड कर रहे हैं और रिसर्च बेस एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। अब देखते हैं कि वो कितना आगे उसकी सफलता आती है। तो मुझे लगता है कि जब आप एक कहते हैं ना कि आदतों में सुधार और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सोर्सेज एंड उनका जनरेशन, ये जब होगा तब जाके कहीं इसका एक अस्थाई समाधान निकलेगा। जी जी। अब मैं एक छोटा-सा मेरे दिमाग में अभी आया है, ऐसा कोई ये ब्लूप्रिंटेड नहीं है, लेकिन हाँ। अभी-अभी आपकी बात सुन के दिमाग में आया है। मान लीजिए जब हम अगर हम किसान की बात करते हैं, हम गाँव की बात करते हैं, तो किसान ने अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाए, जिससे उसके घर में ऊर्जा आ रही है, उसका टीवी, पंखा, बत्ती, कूलर इत्यादि चल रहा है, ठीक है? बिल्कुल। गाँव की स्ट्रीट लाइट सोलर हो गई, तो वो सोलर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसको अपने खेत में पानी देना है, जिसके लिए उसको पंप चाहिए, वाटर पंप चाहिए। मान हम्म। लीजिए उस किसान का या उस गाँव का गौवंश है, काफ़ी बड़ा गौवंश है, तो उन्होंने वहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस करी। हम्म। बायोगैस से आपने इरिगेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करी, वहाँ आपका डीज़ल नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि आप दिन भर नहीं चलाते, आप 2 घंटे चलाते हैं, 1 घंटे चलाते हैं, आपकी बायोगैस से वो काम हो गया। फिर आपका बिल्कुल। आता है खेत की जुताई, कटाई और हार्वेस्टिंग। वहाँ पर आपको पावर इंटेंसिव मशीनें चाहिए, जैसे आपके ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर हो गए। वो आपने चलाए डीज़ल से, क्योंकि वहाँ हम्म। पर आपको एफिशिएंसी पावर एफिशिएंसी चाहिए, तो वो आपने चलाए। तो आपने देखा 3-4 सोर्स मिला के हमने बिल्कुल। पूरी एनर्जी को तो आने वाले समय में इसीलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ पेट्रोल पंप केवल पेट्रोल नहीं होगा बल्कि एनर्जी मॉल होगा, आने एनर्जी वाले मॉल समय होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस तरीके के एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिसको कि आप कहिए कि अलग-अलग, अलग-अलग छोटे-छोटे, छोटे-छोटे खाँचों में बाँट के अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेना। मुझे लगता है कि भारत जैसे एक ऐसे देश में जहाँ की अभी भी ग्रामीण व्यवस्था और ग्राम्य समाज हमारा इतना परिपक्व है और इतना अनुभवी है कि उसने हर बदलाव को लिया है। आखिर हर हाथ मोबाइल आज पूरे भारत में आ गया है, वो ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, छोटे-छोटे से लेके बड़े तक ट्रांज़ैक्शन कर रहा है और सीधे सारी चीज़ें अपने स्तर पर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि दिनेश, न अभी जी। मैं कुछ 4-5 साल पहले पहाड़ पे एक जगह गया था, मैं जगह का नाम नहीं बता सकता। हुँ। लेकिन वो मेरी सीक्रेट लोकेशन है मतलब मेरे शांति से तपस्या करनी है तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो जिस जगह मैं रुका था वो 2 रूम का एक घर जैसा है, जहाँ मैं रुकता हूँ और वहाँ पर साथ में किचन है। तो हुँ। वो बाजू में क्या है, बाजू में एक स्ट्रीम है पानी की झरना जैसा गिरता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 फीट का है। मतलब पहाड़ से आता है और वो 12 महीनों का झरना है, मतलब वो कभी हुँ। सूखता नहीं है, पानी कम नहीं होता, पानी की क्वांटिटी उतनी ही है जितनी निकलती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये बिजली लेते हो, तुम यहाँ पर वाटर टरबाइन क्यों नहीं लगाते? आराम से 10 केवीए का 20 केवीए का जनरेटर जैसी चीज़ चल जाएगी। तो हमने साथ में उसके काम करा वाटर टरबाइन वहाँ लगाई उस 5 फीटी जो पानी है वो क्या है ऊपर से आता है पानी पा 10 फीट शायद गिरता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा पूल बनाया है स्विमिंग पूल जैसा, हुँ। जिसमें आप नहा सकते हो, तैर सकते हो। वो कराया अब उसकी पिछले 4 साल से वो मेरे को बताता है उसने स्टेट पावर यूज़ ही नहीं करी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अपने पढ़ाई के दौरान मैं कुमायूँ और गढ़वाल में काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी घूमा हूँ। वहाँ पवन चक्कियों का कॉन्सेप्ट है। वहाँ तो टरबाइन भी नहीं, वो एक छोटा-सा अगर कोई स्रोत है तो उससे निकाल के लाते हैं और वो परंपरागत रूप से है जहाँ पर वो आटा और इस तरह की पिसाई और धान की कुटाई और इस तरह के छोटे काम, तेल की पेराई इवन जिससे भी कि शाफ्ट घुमाया जा सकता आज हो, वो उस तरह आज के भी काम होते हैं, आज आज भी भी होते हैं, परंपरागत रूप से होते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ पर तो पहाड़ी है, वहाँ पर हमको हाइड्रो की संभावनाएँ हैं, तो मैदानी इलाकों में दूसरी संभावनाएँ हैं, जैसा कि आपने बताया सोलर की संभावनाएँ हैं, वहाँ पे बायोगैस की संभावनाएँ हैं, इस तरह की तमाम संभावनाएँ हैं। बेसिकली अविनाश भाई टेरेन के हिसाब से पावर जनरेशन देखी जाएगी।
आपकी जी, बिल्कुल। टेरेन क्या है? पहाड़ की टेरेन है, आपके पास 12 महीने की स्ट्रीम है, तो आप जी, स्ट्रीम यूज़ करके माइक्रो हाइड्रो यूज़ करोगे। अगर जी, आपका जी, लैंड बेस है, अगर आपका लद्दाख जैसा एरिया है, तो आप सोलर यूज़ करोगे। आपका बिल्कुल, प्लेन है, तो सोलर यूज़ करोगे। आपका कोस्टल एरिया है, तो आप विंड यूज़ करोगे। तो बिल्कुल, गाँव है तो आप गौवंश को इस्तेमाल कर सकते हो। तो संभावनाएँ बड़ी हैं लेकिन सब संभावनाएँ डिस्क्रीट हैं। संभावनाएँ ये नहीं है कि पेट्रोल पंप से निकाली पंप और भर लिया तेल। वो दिन लदने वाले हैं। लगने वाले हैं। और एक जो भी विकास की तरफ बढ़ रहे समाज को, जो उन्नति की तरफ बढ़ना चाहता है और उसको हासिल करना चाहता है, तो उसको अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ता है। क्योंकि ऐसे में चलते-चलते अब बात को समाप्त करने के पहले मैं कहूँगा कि गायत्री का एक स्लोगन है गायत्री परिवार का कि तुम बदलोगे, युग बदलेगा, तुम सुधरोगे, युग सुधरेगा। तो मुझे लगता है कि पेरिस समिट से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्रीन वर्ल्ड का जो संदेश, एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें हमारी आदतों में हम सुधार लाएंगे। और आदतें अगर हम अगर आज खाने पीने की अपनी आदत सुधार लें तो बाजार सुधर जाएगा। वो चीज मुहैया कराना शुरू कर देगा जो नई हैबिट, नई आदत हमने डाल ली है। तो देखिए, आपने जी, बाज़ार तो डिमांड पे चलता है ना। अगर बिल्कुल, बाज़ार में डिमांड सकारात्मक होगी तो बाज़ार सारा सकारात्मक चीज़ देगा। अगर बिल्कुल, आपकी डिमांड सकारात्मक नहीं होगी तो बाज़ार वही आपको परोसेगा जो आप चाह रहे हो। तो ब बिल्कुल, देखो बाज़ार को गाली देना, अपशब्द कहना उचित नहीं है, क्योंकि बाज़ार वो परोसता है जिसकी डिमांड है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अ, भविष्य की ऊर्जा, या इसको अगर हम पलट दें तो ऊर्जा का भविष्य, ये दोनों अर्थों को, इन दोनों संदर्भों को आपने बड़े विस्तार से और बड़े सहज तरीके से प्रारब्ध के इस मंच पर प्रारब्ध के दर्शकों के लिए, हमारे लिए भी अगले आपने सामने 5 रखा से कि अगले 5 से 10 साल के जी, अंदर 5 से 10 साल कह रहा हूँ, अगले 5 से 10 साल के अंदर जो मेजर फ्यूल होगा, एनर्जी फ्यूल, हम्म, वो हाइड्रोजन होगा। और हम्म, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कांसेप्ट है, ये केवल एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, स्विच ओवर पीरियड के लिए है, उससे जी, ज़्यादा कुछ नहीं है। बड़ी बात। तो आगे भी आपसे इस तरह के इनोवेटिव विषयों पर बात होती रहेगी। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और नए भारत की नई ऊर्जा पर हम लोगों ने बात की। इसके लिए प्रारब्ध की तरफ से और मेरे अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गौरव जी। नमस्ते अविनाश भाई। प्रारब्ध के दर्शकों से एक बार फिर वही अनुरोध कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर आने वाले वीडियो चर्चा सत्रों की सबसे पहले सूचना आपको मिले। तो आइए देते हैं गौरव जी को एक बार और धन्यवाद, और आप सभी को इसी के साथ करते हैं प्रणाम। नमस्कार।